कलर के पास अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो बेसिकली अगर व्हाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ्स है तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ क्या सेम होगी हर कलर के लिए? इमेजिन करो, नहीं, हर कलर के लिए सेम पोजीशन पे मैक्सिमा भी नहीं बनेगा, सेम पोजीशन पे मिनिमा भी नहीं बनेगा। तो अगर पूछा जाए कि होगा क्या, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग जगहों पे तुम्हें फ्रिंज की मैक्सिमा मिनिमा देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी पॉइंट पे तुम्हें ब्लू का मैक्सिमा दिख रहा हो, उस पॉइंट पे रेड का मिनिमा मिल रहा हो। एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि सबकी लैम्डा की वैल्यू अलग है, ये सारी वैल्यूज व्हाइट लाइट में मौजूद हर चीज के लिए अलग अलग होंगी। समझ में आई? यही बात तुम्हारी बुक में लिखी गई है कि जब मैं इंटरफेरेंस विद व्हाइट लाइट की बात करता हूं तो उसमें तुम्हें क्लियर फ्रिंजेस नहीं दिखेंगी। तुम्हें जो फ्रिंजेस दिखेंगी ना, उसमें एक सेंटर में व्हाइट लाइट तो दिखेगी, ठीक है, सेंटर में व्हाइट इसीलिए बोल रहा हूं कि यार एन की वैल्यू 0 डाल दो। तो अगर एन की वैल्यू 0 डालोगे तो तुम बोल रहे हो ना इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हो, बिल्कुल सेंटर पे। यार अगर मैं 0 डालूं तो यहां लैम्डा की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका पूरा आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब अगर मैं व्हाइट लाइट की बात करूं तो 0 पे यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम वाले पॉइंट पे व्हाइट कलर का मैक्सिमम मिलेगा। वहां पे अलग अलग कलर नहीं दिखेंगे मुझे, वहां पे मेरे को एक प्योर डार्क व्हाइट कलर दिखेगा, डार्क मतलब एकदम गाढ़ा सा व्हाइट कलर दिखेगा, क्योंकि वहां पे अलग अलग लैम्डा से फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ वहां पे कंबाइन कर ही रहा होगा, सब कुछ वहां इंटरफेयर कर रहा होगा। लेकिन इसको हटा दूं, मैं पहले ब्राइट फ्रिंज की बात करूं तो हर लैम्डा के लिए अलग अलग दूरी पे एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा। तो बेसिकली तुम्हें इसके चारों तरफ अलग अलग कलरफुल बैंड्स देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर लैम्डा वैल्यू। बात क्लियर हो रही है? तो ये है, तुम्हें जब लास्ट टाइम दिखाया था तो तुम्हें याद है वो वीडियो दिखाई थी जिसमें क्लियरली तुम्हारे एक फ्रिंज अगली फ्रिंज साफ साफ दिखाई दे रही थी एक ही कलर की। पर अब की बार ना हो सकता है तुम्हें यहाँ पे एकदम तगड़ा व्हाइट कलर दिखेगा, यहाँ पे हो सकता है तुम्हें रेड दिखे, यहाँ पे तुम्हें ब्लू दिखे, इस टाइप से दिख रहे होंगे अलग अलग कलर्स। तो तुम्हें एक जगह पे तो व्हाइट कलर दिखेगा, उसके आसपास कलरफुल बैंड्स मिलेंगे और इन सबकी फ्रिंज विड्थ भी डिफरेंट होगी एक दूसरे से, इन सबके पोजीशन और मैक्सिमा मिनिमा भी डिफरेंट होंगे। यही सारी बात तुम्हारी उस बुक में भी मेंशन्ड है क्लियरली, जो तुमने फोटो भेजी है, ठीक है? ठीक है, तो इसमें और कुछ पूछ लें? ठीक है। हम्म, एक एक करके देखो, तुम्हें ये फॉर्मूले तो पता होने चाहिए बेसिकली, ये तो वाईडीएससी के एंड में हमें मिलते हैं फॉर्मूले तीनों, ठीक है? तो अब तुम्हें फॉर्मूले मिल गए। बीटा का मतलब होता है फ्रिंज विड्थ, मतलब ये जो एक फ्रिंज है वो कितना मोटा होगा, जैसे मैं इधर बना रहा था ना ऐसे ऐसे, तो ये एक ब्राइट स्पॉट है, ये ब्राइट स्पॉट कितना मोटा है उसी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ये फॉर्मूले हमारे पास आए। और अगर मैं बात करता हूँ व्हाइट लाइट की, तो व्हाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ हैं, तो हर वेवलेंथ के लिए फ्रिंज विड्थ डिफरेंट होगा कि नहीं? सब ना वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है ये वैल्यू, तो ये सबकी वैल्यू जो सबकी थिकनेस है सेम नहीं होगी, पहली चीज अलग अलग थिकनेस के होंगे सारे के सारे, अलग अलग लैम्डा के हिसाब से, मतलब ब्लू कलर की थिकनेस अलग होगी, रेड की अलग होगी। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, दूसरी चीज, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब होता है जब हम इस वाले वैल्यू में इस एन की जगह 0 पुट करते हैं। अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की इधर एन की जगह 0 पुट करूं तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन से लैम्डा के बारे में चेक कर रहा हूं? सोचो जरा। यामिनी तुमसे पूछ रहा हूं, अगर मैं सेंटर में एन की जगह 0 पुट करो ना, एन की जगह इंटीजर पुट कर सकते हो, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो सेंटर के मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ये मैक्सिमा के लिए गिवन था, तो सब कुछ ही 0 हो गया, उसमें तो फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन सा लैम्डा है, राइट? है ना, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। तो बेसिकली इस पॉइंट पे कोई भी वेवलेंथ हो वो तुम्हें मैक्सिमा ही देगी, समझ रहे हो? हर वेवलेंथ यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमा बना के दे देगी, ठीक है, क्योंकि लैम्डा से फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं समझ आया यामिनी?
क्या बोल रहे हो? ये मैक्सिमा की कंडीशन है जो मैंने तुम्हें लिख के दी थी। एन की वैल्यू तुम कोई भी इंटीजर डाल सकते हो, मैंने 0 डाल के देख ली। अच्छा, 0 इंटीजर नहीं है? याद आ गया कि नहीं? तो ये इस कंडीशन में एन की कोई भी वैल्यू डालो वो मेरे को मैक्सिमा देता था, ये मुझे पता है, तो मैंने कहा एन की वैल्यू 0 डाल के देखो। 0 का मतलब तो सेंटर पॉइंट ही हो गया ना। तो मैंने 0 डाला, मुझे सेंटर पॉइंट के बारे में जानकारी चाहिए थी और दिख रहा है सेंटर पॉइंट पे वेवलेंथ का लेना देना ही नहीं है। तो बेसिकली सारी वेवलेंथ यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमा बना के देंगी, और अगर सारी वेवलेंथ एक ही जगह पे आएंगी तो फिर से व्हाइट कलर दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए तुम्हें बीच में एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा व्हाइट कलर का। लेकिन लेकिन इसके बाद अगर मैं एन की वैल्यू कुछ भी और डालता, 1 डालो 2 डालो, तो लैम्डा पे डिपेंड करने लगेगा ना, ये इसकी वैल्यू लैम्डा पे डिपेंड करने लगेगी। तो अलग अलग लैम्डा के हिसाब से अलग अलग पोजीशंस में मेरे को ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं अलग अलग लैम्डा कर रहा हूं, इसका मतलब मैं लाइट की रेस को बोल रहा हूं, देखो ब्लू लाइट को यहां दिखाना है, रेड को ऊपर आना चाहिए, फिर वायलेट को ऊपर, ऐसे मतलब एक दूसरे से अलग हट जाओ तो तुम्हें यहाँ पे कलरफुल पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर ये टॉपिक क्लियर, अगले टॉपिक पे चलते हैं। खुशी, नेक्स्ट क्या था तुम्हारा? क्या? ये कहां से आया? देखो ये तो वैसे एक्चुअली पिछले साल का है। इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, राइट? अब इमेजिन करो, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है जब ऐसी दो वेव्स जो हैं आपस में कंबाइन करें तो तुमको जो फाइनल वेव मिलेगी वो ऐसी मिलेगी। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है अगर एक वेव ऐसी है और अगली वेव ऐसी है, ठीक है, तो जो फाइनल वेव मिलेगी ना वो ऐसी मिलेगी। बेसिकली दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स ऐड हो गए और फाइनल वेव बड़ी आ रही है। समझ में आ रही मेरी बात? और इसमें एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली जब मेरे को ये कंडीशन लेकर आनी है तो जो डेल्टा एक्स है वो किसके बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा के बराबर नहीं होना चाहिए। एन लैम्डा का मतलब इन दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस होना चाहिए? लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा का मल्टीपल मतलब देखो, अगर मैं देखो इसने 2 बार लैम्डा चल लिया, मैं बोलता हूं इस पॉइंट पे दोनों इंटरफेयर कर गए। अभी ध्यान रखना दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस है, इसने लैम्डा एक्स्ट्रा चला है, समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ दोनों में लैम्डा का मल्टीपल का डिफरेंस है, अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं ये दोनों कंबाइन करें, तो अब ध्यान से सोचना, अगर इस पॉइंट पे दोनों कंबाइन करेंगे तो ये ऐसा बनेगा और इस पॉइंट पे ऐसा बनेगा। तो यार दोनों देखो फिर से सेम सेम कंबाइन करेंगे तो ऐसा ही नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए दोनों में डिफरेंस जो हो एन लैम्डा टाइप का हो। पर अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूं तो ध्यान से देखो डिस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, देखो यही एक वेव गई है, अगली वेव भी निकली होगी, अगर मैं बोलूं इसी पॉइंट पे दोनों को इंटरसेक्ट करवा दो, तो ध्यान से देखो ये अगला ऐसे स्टार्ट करेगा, ये अगला ऐसे स्टार्ट करेगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को इंटरफेयर करवाऊंगा तो। ठीक है, पर मुझे करवाना है डिस्ट्रक्टिव, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा एक काम कर तू इतना चल ले, ठीक है, और मैं बोलूंगा तू यहां तक रख। अब बताओ जरा, अगर मैं इस पॉइंट पे इन दोनों को इंटरफेयर करवाऊंगा तो क्या होगा? अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट के बाद ये ऐसे चलेगा और इस पॉइंट के बाद ये ऐसे चलेगा, समझ रहे हो? अब देखो इस पॉइंट के बाद एक वेव तुम्हारी ऐसी है
और जो दूसरी वेव है तुम्हारी वो ऐसी है, क्या इस पॉइंट पे तुम्हें जो इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा? इसका मतलब मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को वापस बताता हूँ। ओरिजिनली इसने इसने चला था, इसने टोटल लैम्डा डिस्टेंस चल लिया था, ठीक है। इसने डिस्टेंस चला है लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, ये देखो ये आधा है ना, पूरा लैम्डा यहां तक होता, ये आधा है। इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई 2 है कि नहीं? तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो ये बेसिकली हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा, बेसिकली ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा ना, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 हो गया। बस इतना ही बताना था। तो माइनस ले लो, हाँ प्लस डालोगे तो भी तुम्हें सारे की सारी वैल्यूज ऑड ही मिलेगी, बस उसमें n की वैल्यू तुम्हें 0 वगैरह -1 भी पुट करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी कि लैम्डा और एन लैम्डा, मतलब मैंने बहुत डिटेल में नहीं किया क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए मैं इन दोनों को इंटरफेरेंस के वो लिखता हूँ, क्या बोलते हैं, इक्वेशन लिखते हैं A1, वो याद है? हम ऐसा करते थे, A1 साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, मतलब फिर यहाँ A2 साइन ओमेगा टी, फिर पूरा, हाँ फिर ऐड करते थे पूरा इंटरफेरेंस का, फिर रिजल्ट आता था। तो उतना लंबा मैं नहीं कर रहा, मैं तुमको ना इंट्यूशन दे रहा हूँ कि तुम दिमाग में फोटो बना सकते हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा होगा। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको नजरअंदाज मत करना, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, बेसिकली इनको ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और हो जाता है काम। तो तुम्हें ये चीज समझनी है अभी? ठीक है। पर ये चीज है जो तुमको आगे काम आएगी, आगे इन द सेंस YDSC में भी ये लगाएगा, डिफ्रैक्शन में भी लगेगा। तो और तुमने इन तुमने फिर इनको ऐड करोगे, इंटरफेरेंस का तो मतलब एडिशन ही होता है ना। फिर ऐड करने के बाद इसको सॉल्व करने का पूरा तरीका, वो सॉल्यूशन दिखाओगे एंड में, और उस सॉल्यूशन में तुम बोलोगे, उसके बाद तुम्हें फेज डिफरेंस मिलता है एक, कॉस फाई की वैल्यू, तुम वो बताओगे कि वो जो कॉस फाई की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। प्रैक्टिकली देखो इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है कि नहीं? जीरो इन द सेंस, मतलब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे ये इधर का पार्टिकल भी एग्जैक्ट ऐसे जाएगा, इधर का पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहा होगा, तो फेज डिफरेंस जीरो है, ठीक है। तो मतलब वहां तक तुम पहुंचा दोगे ना, तो फिर तुम लिखोगे कि जो कॉस फाई है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। जीरो, नहीं नहीं कॉस फाई नहीं, शायद इसके साथ जो आता है वो साइन फाई होता है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई थिंक साइन फाई बचता है, इन दोनों को इंटर, कॉस फाई बचता है। अगर कॉस फाई को, अच्छा ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी, तो कॉस फाई की वैल्यू जीरो कब कब होती है? एन लैम्डा बाई 2 पे, कॉस फाई की वैल्यू, अरे नहीं, 0 2 पाई 4 पाई जो तुम बोल रहे हो, इस पे कॉस फाई की वैल्यू 1 है। अरे यार सही बोल रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग में क्या चल रहा है, इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, यानी कि मुझे फाई की वैल्यू जीरो रखनी थी, मतलब बेसिकली मुझे कॉस फाई यानी कि 1 आना चाहिए था, तो मुझे वो कंडीशन उठानी है। तो कॉस फाई की वैल्यू 1 कब कब आती है, जहाँ जब जब तुम 2 n पाई के बराबर होता है,
है ना। और ये इसका जो फॉर्मूला फाइनली आता है ना इस तरफ, वो मैं अभी ध्यान भूल गया। पाथ डिफरेंस का क्या आता है फाइनल रिजल्ट? पाथ डिस्टेंस का, पाथ डिस्टेंस का एक रिजल्ट आता है ना कुछ, डेल्टा भूल गया मैं। हम्म, हाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या था? अरे ये तो प्रूफ करना होता है, इधर इधर कुछ आता है डेल्टा एक्स की वैल्यू। नहीं नहीं, अरे एक सेकेंड, पाथ डिफरेंस का भी एक छोटा सा डेरिवेशन होता है कि जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है? डिफरेंस इन, सेकेंड पाथ डिफरेंस की, यार ये लोग बिना टाइम पास करते हैं। अभी मेरे को डिफ्रैक्शन की डेरिवेशन नहीं चाहिए यार, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो ध्यान से उतर गया मेरे। इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को जब तुम यहाँ डालते हो ना। क्या? हाँ इसकी बात कर रहा था मैं बेसिकली। और ये होता था तुम्हारा डेल्टा एक्स के बराबर पाथ डिफरेंस। अब यहाँ फाई की जगह में डालता था एन, टू एन पाई, यहाँ से 2 पाई से 2 पाई करता था और मुझे मिलता था कि पाथ डिफरेंस शुड बी एन लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला भूल रहा था कि लैम्डा 5/2 पाई होता था ना जो। पर इंटरनेट वाले भी ना भांग पी के बैठते हैं, मैंने सिर्फ इतना चाह रहा था ये फॉर्मूला दिखा दो और मुझे पूरे की पूरी डिफ्लेक्शन की डेरिवेशन खोल के दे रहे। तो ये था बस, ये स्टेप रहता था तुम्हें, फिर तुम इसको डिवाइड करके ये बात बोलते थे, सेम उसमें लगा दोगे। तो ये स्टेप ध्यान रखना, मतलब मेरे ध्यान से ये वाला फॉर्मूला उतर गया। ठीक है, यह है बेसिकली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पूरा। सेकंड तुमने भेजा हुआ है ना? तो फिर एक सेकंड, कौन सा टॉपिक बोला तुमने? नो इंटरफेरेंस? ये वाला भी एक्चुअली सीबीएसई में नहीं है, नो इंटरफेरेंस का कोई केस नहीं पढ़ा मैंने। बुक में कहीं लिखा होगा टॉपिक, बुक से फोटो खींच के भेज दो, 1 मिनट मेरे को देखना पड़ेगा क्या लिखा है। अरे सीबीएसई में वैसे ही नहीं है ये टॉपिक, नो इंटरफेरेंस का केस मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, फर्स्ट टाइम तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। आईसीएसई में काफी कुछ नया है यार। इससे पहले जो तुमने व्हाइट लाइट वाली बात बोली थी ना खुशी, वो जेई के टाइम पे मैंने फिर भी पढ़ रखा था। ये वाला तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, नो इंटरफेरेंस। नो इंटरफेरेंस तो या तो तब होता है जब हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज ही नहीं लेते, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज लेते तो इंटरफेरेंस नहीं होता। सिर्फ इस केस में नो इंटरफेरेंस होता है जहां तक मुझे पता है, और कुछ होगा तो पता नहीं। कहाँ गई खुशी? हेलो।
जहां तक मेरे को ध्यान है। खुशी, हेलो। नो इंटरफेरेंस का कोई टॉपिक मैंने, तुमने सुना मैं पहले क्या बोल रहा था? अच्छा, मैं ये भी बता रहा हूँ, नो इंटरफेरेंस जो होता है ना बेसिकली इसमें, जहां तक मेरे को पता है ऑलरेडी, कि सिर्फ इसी कंडीशन में तुम्हारे इंटरफेरेंस नहीं होते, मतलब तुमने दो ऐसे सोर्सेज उठा लिए हो जो कोहेरेंट नहीं हो, तो उस केस में इंटरफेरेंस नहीं होता, अदरवाइज होता है। हम्म। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज सच एज ट्यूबवेल प्रोड्यूस। अरे इसमें से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, इसने यही बात बोली है जो मैंने बोली है यहाँ पे। खुशी, इसने ये बोला कि दो कोहेरेंट, जो भी मैंने बोला ना कि नॉन कोहेरेंट सोर्सेज में बस ये केस होता है, नो इंटरफेरेंस। अगर तुम, कोहेरेंट सोर्सेज का मीनिंग पता है तुम्हें? दो सोर्सेज को कब कोहेरेंट बोल सकते हो तुम? बताओ। जब दोनों के दोनों सोर्सेज सेम सोर्स से बनाए गए हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर मैं बेसिकली, मुझे इंटरफेरेंस करना है एंड मैंने क्या किया, इधर एक लाइट लगाई, एक बल्ब, इधर एक बल्ब लगाया और बोला भैया तुम दोनों करो इंटरफेरेंस, तो ये दोनों कभी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इंटरफेरेंस होता कैसे? इंटरफेरेंस के लिए तुम्हारे को एक्चुअली में एक ही सोर्स चाहिए, और इस सोर्स की लाइट को ही तुम दो मल्टीपल सोर्सेज बना दो। समझ रहे हो? सिर्फ तब इंटरफेरेंस होता है। तो अभी तुमने वाईडीएससी में भी नोटिस की ये बात, पीछे सिर्फ एक सोर्स लगा था, तुमने यहाँ पे दो सोर्सेज बना लिए इसके, और तब इंटरफेरेंस हुआ। ठीक है। जब तुम रिफ्लेक्शन से भी, इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्शन का एक टॉपिक होता है, तो क्या होता है उसमें, उसमें एक लाइट रे ऐसे जाती है और दूसरी लाइट रे को रिफ्लेक्ट करके इसके पास भेजा जाता है। समझ रहे हो? तो इस केस में भी तुम्हें इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि बेसिकली इस वाले पॉइंट को क्या लग रहा है कि इधर दो अलग अलग जगहों से लाइट सोर्सेज है, पर इन दोनों का जो जनरेशन है वो सेम पॉइंट से हो रहा है, मतलब सेम सोर्स से। तुम्हारी बुक इसी को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। अब मैं बोलूंगा इन दोनों को कोहेरेंट सोर्स, पर ऐसा करता कोई बंदा बोलता है यार एक काम कर, बिल्कुल सेम कंपनी के बिल्कुल सेम दो बल्ब उठा के ले आ, बिल्कुल आइडेंटिकल, और एक बल्ब यहां लगा दे, एक बल्ब यहां लगा दे, और बोल इंटरफेयर करें, तो कभी नहीं इंटरफेयर करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अब ये दोनों कोहेरेंट नहीं है। इन दोनों सोर्सेज को नॉन कोहेरेंट बोलते हैं, अगर वो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आ रहे हैं। तुम्हारी बुक में इस चीज का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि अगर तुम नॉन कोहेरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब, तभी तो जब तुमने मेरे से पूछा कि भैया ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को लगा कि ऐसा टॉपिक तो मैंने खुद भी नहीं पढ़ा, मेरे को सिर्फ इतना पढ़ा है, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज में इंटरफेरेंस नहीं होता। एक लाइन है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं देखा आज तक मैंने अलग से। अब तुम्हारी बुक में एक्सप्लेन किया है कि इस दो अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज है तो इंटरफेरेंस क्यों नहीं होता। सिर्फ सीधी सीधी बात है यार, उनका पाथ डिफरेंस जो है ना, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस बोल लो बेसिकली, पाथ तो फिर भी नहीं, फेज डिफरेंस है ना, स्टीडी नहीं होता। फेज डिफरेंस जो है वो फ्लक्चुएट करता है। यार तुम ये सोचो, तुम्हारे पास दो बल्ब्स हैं और तुम्हें पता है ना बल्ब्स एग्जैक्टली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो नहीं करते ना लाइट एमिट। मेरी बात समझ रहे हो? बल्ब जो है ना वो हल्के से फ्लिकर करते हैं बाय डिफॉल्ट भी, वो परफेक्टली नॉन स्टॉप लाइट एमिट नहीं करते हैं, हल्के हल्के फ्लिकर करते हैं। और अगर वो थोड़े भी फ्लिकर करेंगे ना, तो यार फेज डिफरेंस तो बदलता रहेगा ना लगातार। तो अगर तुम ऐसे दो सोर्सेज लेकर आ रहे हो, उन दोनों में से जो लाइट निकल रही है, अभी कभी इसका फ्लिकर करके कभी इसका फ्लिकर, तुम्हें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो फ्लिकरिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है कि हमारी आईज उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। परसिस्टेंस ऑफ विजन ध्यान है ना, हमारी आईज किसी भी चीज को सिर्फ तब डिटेक्ट कर सकती है जब वो 1/16 ऑफ अ सेकंड से ज्यादा देर तक हमारी आईज पे पिक बनाए। यानी कि एक सेकंड में अगर 16 चेंजेस होते हैं तो हमारी आईज डिटेक्ट कर लेती है, पर अगर एक सेकंड में 16 से ज्यादा कोई चीज चेंज करे
तो हमारी आइज उसको देख नहीं सकती, मतलब हम उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इनकी जो फ्लिकरिंग होती है ना बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, मतलब ऐसी होती है 10 की पावर 5 टाइम्स फ्लिकर कर जाएंगे 1 सेकंड में। ये तुम्हारी आइज को भले ही ना दिखाई दे कि तू फ्लिकर कर रहा है, क्योंकि 1 सेकंड में 1 लाख बार फ्लिकर कर गया, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि फ्लिकर कर रहा है। पर उस फ्लिकरिंग से जो रियलिटी में लाइट आ रही होगी उसका फेस डिफरेंस तो बार बार बदलेगा ना, कॉन्स्टेंटली। तो हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो भी गई हो, पर वो इंटरफेरेंस इतनी देर के बाद चेंज हो जाएगी कि नहीं, समझ रहे हो। अगर तुमने करा लिया इंटरफेरेंस और वो इतनी देर के बाद चेंज हो गया, इतनी देर मतलब 1 सेकंड में इतनी बार चेंज हो रहा होगा वो इंटरफेरेंस बेसिकली। तो प्रैक्टिकली अगर तुम एक एक बार इंटरफेरेंस हुआ, एक डार्क फ्रिंज बनी, वो इतनी देर के लिए बनी होगी 10 की पावर -5 सेकंड्स के लिए, यानी कि 1/1 लाख सेकंड के लिए, कि हमारी आइज को कभी पता ही नहीं लग सकता कि सामने एक डार्क फ्रिंज बन के हट भी गई। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज है ना तो इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और ये बात क्लियर एक्सप्लेन करता है कि अगर कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो क्यों देखने का मिलेगा, क्योंकि यार वो जो दोनों सोर्स फ्लिकर तो साथ ही कर रहे होंगे, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों आई ही एक सोर्स है, तो ये कितनी बार भी फ्लिकर करे इन दोनों के बीच फेस डिफरेंस उतना ही रहेगा, क्योंकि दोनों रेस उसी से निकल रही थी। तो जब फ्लिकर किया होगा तो दोनों ही रेस फ्लिकर करी होंगी, जब नहीं किया होगा तब दोनों ही नहीं करी होंगी, तो इनके बीच का फेस डिफरेंस उतना ही रहेगा। ओके, ये बेसिक मीनिंग है, हालांकि मुझे नहीं लगता इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। आधा पेज मेरे को तो यार, ये जो एक्सप्लेनेशन तुम्हें मैंने बताई ना, ये तो मेरे को जस्ट ऐसी वर्बली पता थी, मैंने कहीं पढ़ी नहीं ऐसे एक्सप्लेनेशन अलग से लिखी हुई। हमारे सर ने भी एक बार हल्की फुल्की सी बताई होगी कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना नहीं रहता, बस इसीलिए सिर्फ इतना बोला था, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज पे इंटरफेरेंस कर मत देना, खत्म बात। तुम्हारे कोई डाउट्स नहीं है यामिनी? अरे काहे? यार ये बात मत बोला करो, टाइम तो ऐसी चीज है जो सबके पास होता है, सबको लगता है उनके पास कम है। हाँ तो थोड़ा सा टाइम इधर उधर से निकालो भैया, जस्ट बोल रहा हूँ, ये अच्छा टाइम है, ऊपर से तुम्हारी ऑप्टिक्स ऑलरेडी तुमने पढ़ नहीं रखी है मेरे से एटलीस्ट, तो अच्छा टाइम था चीजों को समझने का। अच्छा, तुम्हारा क्या था खुशी? डिफ्रैक्शन वाली? अरे पिक खींच के भेजो, मैं आपको स्टेप्स देखने पड़ेंगे, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे उस दिन के बाद से, मेरे को हल्का सा रिवीजन चाहिए। अरे मेरे को कौन सा एकदम ढंग से लिखा हुआ चाहिए, आइडिया लग जाता है ना मुझे तो। किसी की भी दे दो यार।
मैं जस्ट नजर मारा था कि मैंने तुम्हें शायद 2 मेथड से करवाया थी इसकी डेरिवेशन। देखो बेसिकली होता क्या है, एक डिफ्रैक्शन के लिए एक छोटी सी स्लिट है, इतनी मोटी दिख रही है बट एक्चुअली में बहुत छोटी होती है, ठीक है। ऐसे होती है 10⁻⁻5 मीटर्स के अराउंड, ये बहुत छोटी सी स्लिट होती है। इस स्लिट में से जब लाइट रे पास करेगी बेसिकली, तो ये प्रॉपर्टी है लाइट रे की कि वो जब किसी बहुत ही पतली सी किसी एज से जाती है ना, तो वो एक्चुअली बेंड कर जाती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब इधर भी जा रही है, ऐसे चारों तरफ बढ़ जाती है ये। तो मैं पता ना हर एक पॉइंट खुद में वेव फ्रंट होता है, तो ऐसा मान सकते हो कि ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक लाइट रे ऐसे गई और एक लाइट रे ऐसे गई, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स की लाइट रेज गई, यहाँ पे जाके मीट करेंगी। मैंने सेंटर पॉइंट ही माना है यहाँ से। और जो तुम्हारी जो स्लिट विड्थ है वो कितनी है, ए है। पूरा ही ले लो यार, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास स्लिट दे रखी है। मैं इन दोनों की बात करूं अगर, बेसिकली ये तुम्हारा एक पाथ है, ये तुम्हारा दूसरा पाथ है, तो जो पाथ लेंथ का डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स, वो क्या इतना होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इसको अगर मैं थीटा बोलता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है, हाँ, तो डेरिवेशन इसी से तो होती है, और किससे होती है। तुमने दोनों पेज भेजे हैं और दोनों में इसी चीज के बारे में, 1 2 3, हाँ, तो तीनों में यही चीज तो लिखी है बेसिकली, और क्या है। तुम्हारे में ये जो एंगल हो गया, ए बी थीटा हो गया, ये डिफरेंस ये है ए, ठीक है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा, तो ये जो है ये भी ऑलमोस्ट थीटा ही बन जाता है, ध्यान है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है, तो जो डेल्टा एक्स मुझे निकालना था सब भूल जाओ, सिर्फ इस ट्राइंगल में डेल्टा एक्स को देखो। तो जो डेल्टा एक्स है वो बेसिकली किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट ए साइन थीटा के बराबर होगा। ये निकालना है, ये रहा हाइपोटेन्यूज, तो ए साइन थीटा तुमको डेल्टा एक्स दे देगा। ये रहा हमारा डेल्टा एक्स यानी कि पार्ट डिफरेंस। अब बात करते हैं, अगर मुझे पार्ट डिफरेंस चाहिए, और पार्ट डिफरेंस के बाद तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें चाहिए इंटरफेरेंस, तो ए साइन थीटा की वैल्यू एक एक करके तुम बराबर कर सकते हो किसके साथ, एन लेमडा के साथ। और ए साइन थीटा की वैल्यू तुम रख सकते हो 2n-1/2 लेमडा, ठीक है। कुछ और पूछना था। मुझे क्लियर करो कि तुम्हें इस इन 3 पेजेस में से स्पेसिफिकली कौन सी चीज में प्रॉब्लम है। तभी तो पूछ रहा हूँ कहाँ पे दिक्कत है, मेरे को ये बात ही क्लियर नहीं हो रही ना। बता देना उसमें तुम्हें प्रॉब्लम किधर आ रही है, ठीक है। अरे ध्यान रखना, ये इसमें ये नहीं होता, आई थिंक जहां तक मेरा ध्यान है, ये दोनों चीजें आपस में रिवर्स हो जाती हैं, मतलब इसकी कंडीशंस रिवर्स हो जाती थी, मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशंस इसमें उल्टी होती थी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, यही तो चीजें लिखी हुई हैं, और फिर इसके बाद वही पॉइंट लिखा है कि इसमें एक्चुअली उल्टा होता है कंडीशन, मतलब जो मिनिमा वाली कंडीशन तुम्हें रटी होती है वो मैक्सिमा में लगती है, मैक्सिमा वाली मिनिमा में लगती है, क्योंकि इसमें लैम्डा बाई 2 का एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है। बस वो एक पॉइंट देखना है और कुछ नहीं।
ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। चलो ठीक है, इसको एक बार नजर मार लेना, ठीक है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन रहे तो पूछ लेना अगली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं।